प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय 4 विमीय विश्लेषण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसे विमीय सूत्र, विमीय समीकरण क्या है, विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, विमीय समीकरण के अनुप्रयोग, विमीय विश्लेषण की सीमाएं और समीकरण की शुद्धता की जांच करना, भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध ज्ञात करना, मात्रा ज्ञात करना भौतिक राशियों की, और एक पद्धति से दूसरी पद्धति मात्रक को बदलना, अर्थात पूरा चैप्टर आईएमपी प्रश्नों सहित हम आज के वीडियो में जानेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए और कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। हमने इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है कि आप साथ साथ समझते भी जाएंगे और नोट्स भी बनाते जाएंगे। यह चैप्टर आपको इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, और यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, और हाँ, अच्छा एवं उपयोगी लगे तो लाइक व शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। हमने पूरा कोर्स आपके लिए वीडियो सीरीज के माध्यम से लाने का प्रयास शुरू किया है विद्यार्थियों। तो इसी सीरीज का यह चौथा वीडियो है। आगे आपको और भी वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से आज की कक्षा। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले जानते हैं कि विमा किसे कहते हैं। विमा किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो विमा जानते हैं, कोई भी भौतिक राशि क्या होती हैं आपने पिछले वीडियो में जान लिए हैं। तो कोई भी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि की विमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। अभी आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमने पढ़ करके बता दिया। चलिए अब समझते हैं कैसे। जैसे चाल कौन सी राशि, भौतिक राशि है ना, तो भौतिक राशि तो है, तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। मूल राशि नहीं है। भौतिक राशि के अंतर्गत दो प्रकार की राशि होते हैं, आपने जाना ना, व्युत्पन्न राशि और मूल राशि। तो चाल व्युत्पन्न राशि है ना, और चाल का सूत्र हुआ दूरी बटे समय। अब दूरी यानी लंबाई से नापते ना, और समय को समय से, है ना। तो अब लंबाई का प्रतीक होता है एल। मूल राशि के संकेतन में दर्शाने का तरीका भी जानेंगे अपन। तो लंबाई को एल से दर्शाते हैं और समय को टी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, टी की घात कितनी है, एक है, बटे में तो है यहाँ पर एल बटे टी की घात एक है। अब ये नियम आप घातांक नियम जानते हैं, 10th में पढ़े हैं कि यदि हर से अंश में यानी नीचे से ऊपर घात ले जाते हैं तो घात ऋणात्मक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर टी की घात क्या हो गई, ऋण एक हो गई, है ना। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ m आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए m की घात 0 यानी द्रव्यमान की घात 0, और ये l की घात कुछ नहीं लगी तो 1 मानेंगे यानी l, और t की घात कितनी आ गई, ऋण 1, तो t की घात हो गई ऋण 1। तो ये जो बन गया यहाँ पर, ये जो 0 और ऋण 1 और 1, ये जो आए हैं घातांक ना, इन्हीं को हम विमा कहेंगे। यानी चाल में द्रव्यमान यानी m की विमा कितनी है, 0 है। लंबाई l की विमा कितनी है, 1 है, कुछ नहीं यानी घात 1 है ना। और समय t की विमा कितनी है, ऋण 1 है। तो विमा यानी घातांक। कौन से घातांक, जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। मूल मात्रक आपने जाना ना, लंबाई द्रव्यमान समय, आपने पिछले वीडियो में जान ही लिए हैं, है ना। तो इनके ऊपर जो लगाते हैं ये घातांक, इनको हम विमा कहते हैं। और एक उदाहरण से समझ लीजिए। चलिए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई को भी अपन ने एल से दर्शाया, है ना, और चौड़ाई को भी एल से दर्शाया, क्योंकि दोनों तो लंबाई से ही नापी जाएंगी ना, दूरी से ही नापी जाएंगी ना, यहाँ पर दूरी ही तो कहलाती है। तो इसलिए इसको लंबाई को भी एल से और चौड़ाई को भी एल से दर्शाए। तो एल गुणित एल किए तो कितना हो गया, एल स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में मैं पूछूं कि मूल राशि लंबाई की विमा कितनी है, तो आप बताएंगे 2, क्योंकि घात कितनी हुई, 2। और ये यहाँ पर अगर इसको ऐसा लिख दें कि यहाँ m नहीं है यहाँ पर, तो m 0, t नहीं है तो t 0, और यहाँ पर l की घात ये 2। तो ये क्या बन जाता है, विमीय सूत्र। अभी डिटेल में अपन जानेंगे विमीय सूत्र क्या कहलाता है। विमा से एक चीज़ और पता चल जाती है कि क्षेत्रफल में लंबाई की विमा कितनी है, 2 है। अतः क्षेत्रफल
लंबाई के वर्ग पर निर्भर करता है। यानी ये पता चल जाता है कि कौन सी भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है और किस पर निर्भर नहीं करती। जिसकी घातें शून्य हुई हों तो उस पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे द्रव्यमान की घात शून्य है, समय की घात शून्य है, तो क्षेत्रफल द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि किसी भौतिक राशि की विमा से यह ज्ञात होता है कि वह भौतिक राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है और किस पर निर्भर नहीं करती। किस पर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती। किससे पता चल जाता है, किससे पता चल जाता है, विमा से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप बाद में नोट्स भी बना सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशियों को कितने प्रकार से बांटा गया है। भौतिक राशियां विमा की दृष्टि से कितने प्रकार की होती हैं। तो विमा की दृष्टि से भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला, विमा युक्त राशियां जिनमें विमाएं होती हैं। ऐसी राशियां जिनकी विमाएं होती हैं वो विमा युक्त राशि कहलाती हैं। और दूसरा, विमाहीन राशियां, ऐसी राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती। चलिए पहले जानते हैं विमा युक्त राशियां जिनकी विमा होती हैं। तो ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहला, चर, विमा युक्त चर राशि। दूसरा, विमा युक्त अचर राशि। चर और अचर, है ना। तो विमा युक्त चर राशि कौन कहलाएंगे कि वे राशियां जिनकी विमाएं होती हैं, वे चर राशियां जिनकी विमाएं होती हैं। अब चर राशियां तो आप जानते हैं ना, चर अचर 10th में आपने पढ़ा है ना, जिनका मान समय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है ना, स्थिर नहीं रहती हैं, चर राशियाँ कहलाती हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 10th में आपने पढ़े हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए 10th में, है ना। तो वे राशियाँ, है ना, जिनकी विमाएं होती हैं, वे चर राशियाँ जिनकी विमाएं होती हैं चर राशियाँ विमा युक्त चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल आदि। ठीक है, फिर विमा युक्त अचर राशियाँ, तो वे अचर राशियाँ जिनकी विमाएं होती हैं, अचर होने के बावजूद भी उनकी विमा होती हैं। जैसे पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ेंगे तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता है जी, उसकी विमा होती है ना। गैस समीकरण में हम पढ़ेंगे गैस नियतांक आता है आर, तो उसकी विमा होती है ना। प्रकाश का वेग, उसकी विमा होती है। ठीक है ना। तो ये भले ये सब नियत राशि हैं, अचर राशि हैं, इनके बावजूद इनकी विमा होती है। अब इसके बाद बात करते हैं विमाहीन राशि जिनकी विमा नहीं होती, वे विमाहीन राशि कहलाती। ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहला, विमाहीन चर राशि, दूसरा विमाहीन अचर राशि। विमाहीन चर राशि क्या है, वे चर राशियाँ जिनकी कोई विमा नहीं होती। जैसे विकृति, चर राशि तो है, विकृति पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर विकृति किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ढेर सारे आएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सभी के उत्तर निकलते जाएंगे, है ना। विकृति, आकार में विकार उत्पन्न होना ही एक प्रकार से विकृति है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो विकृति की कोई विमा नहीं होती क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात होती है। ठीक है। फिर वे अचर राशियाँ जिनकी कोई विमा नहीं होती, वे अचर राशियाँ जिनकी कोई विमा नहीं होती, अचर हैं और विमा भी नहीं होती। जैसे संख्या है कोई भी, 1 2 3 4 नियत संख्या है, इनकी कोई बीमा नहीं होगी, है ना। पाई इत्यादि है, इनकी कोई बीमा नहीं होगी। ठीक है। तो आपने ये जाना कि बीमाओं की दृष्टि से राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, बीमा युक्त राशि, बीमाहीन राशि, और दोनों दो प्रकार की होती है, चर और अचर, चर और अचर, है ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनसे बन जाया करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, विमीय सूत्र किसे कहते हैं और सभी मूल राशियों के विमीय सूत्र लिखिए, है ना। मूल राशि कितनी होती है, 7 होती है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तो इनके सभी के विमीय सूत्र, विमीय संकेत लिखना है। और विमीय सूत्र किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहले जाने ले रहे हैं विमीय सूत्र किसे कहते हैं, फिर हम विमीय सूत्र ज्ञात करना भी आपको सिखाएंगे, है ना। तो विमीय सूत्र की परिभाषा पहले पढ़ लें, फिर समझ भी लेंगे कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध, किसका, व्युत्पन्न मात्रक का किससे संबंध, मूल मात्रक से, है ना। व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं, ना। व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध प्रदर्शित करने वाला व्यंजक वो उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, अभी अपन समझेंगे, जानेंगे, है ना। विमीय सूत्र को कैसे दर्शाया जाता है, विमीय सूत्र को संकेतन के रूप में m की घात a, l की घात b और t की घात c। आपने जान ही लिया ना कि a b c, यहाँ जो घातांक लगाते हैं मूल मात्रक के ऊपर उनको क्या कहते हैं, विमा कहते हैं ना। तो विमीय सूत्र को इस रूप में दर्शाते हैं। यहाँ अपन ने लिख दिया कि a b c क्रमशः उस भौतिक राशि में द्रव्यमान की, लंबाई की और समय की क्या है, विमाएं हैं। तो ये तो इसका प्रतीक हुआ। ठीक है। अभी अपन यहाँ देखते हैं
कि मूल राशियों के विमीय सूत्र या विमीय संकेत क्या है। तो मूल राशि 7 हुई ना, लंबाई, द्रव्यमान, तो लंबाई का विमीय सूत्र या विमीय संकेत एल है, द्रव्यमान का एम से दर्शाते हैं हम, समय को टी से, है ना, और ताप को के से, और कई जगह थीटा से भी दर्शाया गया है ना, और ज्योति तीव्रता को सी डी कैडला से, है ना, और विद्युत धारा एम्पियर यानी ए से दर्शाया गया है, और पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब विमीय सूत्र को यांत्रिकी में यांत्रिकी में ml और t के पदों में लिखेंगे, ऊष्मागतिकी में mlt और k के पदों में लिखेंगे, क्योंकि ऊष्मागतिकी में ताप की आवश्यकता होती है ना, ताप का अध्ययन करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें k भी आ जाएगा, है ना, मूल राशि में k भी शामिल हो जाएगा। और विद्युत धारा या चुंबकत्व में अपन को धारा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर एम एल टी और ए की ज़रूरत पड़ेगी, यानी विद्युत धारा चुंबकत्व में विमीय सूत्र को एम एल टी और ए के रूप में लिखा जाता है, और ए बी सी डी ये क्या है, उसकी विमा है मूल राशियों की। ठीक है। इसी प्रकार प्रकाशिकी में विमीय सूत्र को एम एल टी और सी डी के पदों में लिखा जाता है, रसायन में एम एल टी और मूल की पदों में लिखा जाता है, ए बी सी डी विमा है। ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर एम्पियर भी लिखना पड़ जाता है, यानी ए भी लिखना पड़ता है ना। तो यह हमने बताया कि विभिन्न विभिन्न भौतिकी की जो शाखाएं हैं उनमें विमीय सूत्र को किस फॉर्मेट पे लिखा जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। एक्चुअली तो विमीय सूत्र हम ज्ञात करना आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम बता दें आपको विमीय समीकरण किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि विमीय सूत्र और विमीय समीकरण दोनों मिलते जुलते नाम है, तो विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, विमीय सूत्र में विमीय समीकरण की परिभाषा लिख देते हैं, है ना, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए मैं आज चाहूँगा कि पहले आप विमीय समीकरण समझ लीजिए। तो प्रश्नचार विमीय समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना, विमीय समीकरण के बारे में। तो समीकरण कब बनता है, जब दो पक्ष हों, एक बायां पक्ष हो और दूसरा दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और बीच में दोनों पक्ष बराबर के चिन्ह से संयुक्त होते, तभी ना समीकरण बनता है। इतना तो आप जानते हैं। तो किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाला समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। चलिए समझते हैं फिर से। जैसे आयतन कौन सी राशि, भौतिक राशि है ना, तो आयतन का यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है ये विमीय सूत्र, ये है इतना विमीय सूत्र, है ना, और यहाँ पर लिखी है भौतिक राशि आयतन को हमने दर्शाया v, तो v को इनसे संबंधित करने वाला, ये बीच में बराबर लगा दिए, तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया ना। तब ये पूरा समीकरण है, इतना पूरा ये समीकरण है, लेकिन इतने की बात करते हम, मात्र इतने की, तो ये कहलाता विमीय सूत्र। बस इतना अंतर है ना, समझ गए आपने। यानी कि विमीय सूत्र को भौतिक राशि से बराबर के चिन्ह से आप संबंधित कर दीजिए तो बन जाएगा समीकरण। जैसे चाल हो गई भौतिक राशि, इसको आपने स्मॉल v से दर्शाया, ये चाल का हो गया विमीय सूत्र, इन दोनों को संबंधित कर दिए तो ये बन गया समीकरण। जैसे बल को अपन ने दर्शाया F से, ये बल का हो गया क्या, विमीय सूत्र। अब इन दोनों को हमने बराबर चिन्ह से संबंधित कर दिया तो इतना ये पूरा बन गया अब समीकरण। आई ना बात समझ में। तो यहाँ पर ये चाल का, यहाँ पर देखिए आयतन का क्या होगा, विमीय समीकरण बोलो तो विमीय समीकरण v बराबर m0 l की घात 3 और t0, है ना। अच्छा, अब आयतन बराबर आप कहेंगे सर इसका ये विमीय सूत्र कैसे आया, अभी हम ज्ञात करना आपको बताएंगे। चलिए थोड़ी सा हिंट दे देते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है ना। तो मूल राशि लंबाई कितने बार आएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी एल 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 3 बार नहीं आएगी, तो इसलिए एल की घात 3 हो जाएगी, और एम तो है ही नहीं, टी है ही नहीं, तो ये बन गया विमीय सूत्र इसका, है ना। तो ये आयतन का निकाल लिए। अब कोई भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या आवश्यकता होती है, उसके जनरल मुख्य सूत्र है जो उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी अपन ज्ञात करेंगे। अब विमीय समांगता सिद्धांत भी जान लेते हैं। विमीय समांगता सिद्धांत, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा समान होती है। क्या होती है कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई समीकरण शुद्ध है तो उसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमा निकालें तो वो दोनों समान होंगे। ठीक है, अब बेसिक अंतर हम आपको बता दें कि विमा और विमीय सूत्र में क्या बेसिक अंतर है। चलिए यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि मूल मात्रकों की घातांकों को क्या कहते हैं, विमा, जबकि मूल मात्रक से निर्मित अगर व्यंजक बन जाए पूरा तो व्यंजक को क्या कह देंगे, विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो मूल मात्रकों से निर्मित व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं।
तो ये विमा और विमीय सूत्र में अंतर हुआ और विमीय समीकरण तो आपने जान लिया। तो अब कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा आपके दिमाग में जो चल रहा था विमा विमीय सूत्र और विमीय समीकरण मिलते जुलते नाम थे, तो यहाँ डाउट खत्म हो गया। विमा यानी एक प्रकार से घातांक और विमीय सूत्र यानी व्यंजक और विमीय समीकरण यानी कि पूरा भौतिक राशि से विमीय सूत्र से जोड़ने वाला एक समीकरण है ना। क्लियर। अब अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 5वां। यहाँ निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए है। पहला बल, दूसरा कार्य, तीसरा शक्ति, फिर प्रतिबल, फिर प्रत्यास्थता गुणांक। तो चलिए देखते हैं बल का विमीय सूत्र। तो इसके लिए हमें बल है व्युत्पन्न राशि, इसको मूल राशि में तोड़ते चलना है ना। तो सूत्र मालूम होना चाहिए। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब देखिए क्या यहाँ पर सभी मूल राशियाँ आ गई हैं क्या। तो देखिए द्रव्यमान मूल राशि तो है लेकिन त्वरण नहीं है, तो त्वरण को फिर आपको तोड़ना पड़ेगा। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर यानी वेग बटे समय। अब देखिए मूल राशि कौन कौन सी आ गई, द्रव्यमान और समय, लेकिन वेग नहीं है। तो यहाँ पर वेग का फिर से सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे वेग हो चाहे चाल हो, क्योंकि विमीय विश्लेषण में क्या होता है ना कि सदिश सदिश का पता नहीं चलता है, तो इसलिए दोनों का सूत्र दूरी बटे समय चलेगा, वेग और चाल का, है ना। तो वेग की जगह पर हमने लिख दिया दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखें क्या ये सभी मूल राशियों में आ चुकी हैं। तो द्रव्यमान और समय और ये समय तो मूल राशि है और दूरी यानी एक प्रकार से लंबाई, तो यानी सब मूल राशि यहाँ पर आपको मिल गई। अब इसको थोड़ी व्यवस्थित कर लीजिएगा। कैसे, देखिए द्रव्यमान गुणित दूरी, द्रव्यमान गुणित दूरी। अब ये जो समय है ना ये नीचे आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पर समय यहाँ आ जाएगा। तो समय गुणित समय, तो समय का हो जाएगा स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके प्रतीकात्मक संकेत लिख देना है। तो द्रव्यमान को m और दूरी को l और समय को t लिख दिए, है ना। लेकिन घात 2 लगी है तो लगे रहने, ये विमा कहला रही है ना, आप तो जाना ही है। अब इसको अपन को एक लाइन में लिखना है, यानी हर है जो ये इसको अंश में ऊपर ले जाना है। तो आप ये नियम जानते हैं, 10th में आपने पढ़ा ही है कि हर की घात अगर ऊपर ले जाते हैं अंश में तो माइनस में हो जाती है ना, चिन्ह बदल जाता है ना। तो यहाँ पर t की घात 2 थी तो ऊपर जा कर के t की घात कितनी हो गई, ऋण 2 हो गई। तो बल का विमीय सूत्र बन गया m l t की घात ऋण 2, इसको बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं। ये बल का विमीय सूत्र हो गया। अब देखते हैं कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य बराबर भी सूत्र याद होना चाहिए। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो भाई यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं, या तो इसको बल को फिर तोड़ते हुए इतना लेकर के आए, है ना, या कि आपके पास यदि बल का सूत्र आपको याद है विमीय सूत्र तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, है ना। तो हमने चूंकि ऊपर ही निकाला है ये बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र ये जो निकाले हैं हमने ये यहाँ पर हमने बल का विमीय सूत्र लिख दिया एम एल टी की घात ऋण 2। अब विस्थापन, तो विस्थापन यानी कि दूरी, है ना, विस्थापन यानी दूरी नहीं होता है। मैं यहाँ पर विमीय विश्लेषण में बता चुका हूँ आपको कि सदिश सदिश का महत्व नहीं रह जाता, तो इसलिए विस्थापन यानी दूरी यानी दोनों का संकेत एल ही लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखें तो l का l में गुणा हो जाएगा, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ l की घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो जब गुणा होगा इस l का इस में तो यहाँ हो जाएगा l स्क्वायर, बाकी ज्यों का त्यों है ना। तो यानी बन गया कार्य का विमीय सूत्र m l स्क्वायर t की घात ऋण 2, है ना। तो ये विमीय सूत्र हो गया, बड़े कोष्ठक में लिख दिया। अब देखते हैं शक्ति का विमीय सूत्र। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है ना, कार्य बटे समय। तो अब यहाँ पर आपको कार्य को, ये भी मूल राशि नहीं है ना, समय तो है मूल राशि लेकिन कार्य नहीं है, तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, है ना, कार्य को तोड़ना पड़ेगा। या कि फिर कार्य का विमीय सूत्र आपको याद है, जैसे आपने यहाँ निकाला है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप ये कार्य का विमीय सूत्र लिख दीजिए और समय ये लिखा है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। या अगर आपको कार्य का सूत्र याद नहीं आ रहा है तो भाई एक स्टेप तोड़ लें, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, है ना, बल गुणित विस्थापन। अब यहाँ बल का विमीय सूत्र लिख दीजिए, यहाँ पर बल का विमीय सूत्र ये लिख दिए, है ना, बल का विमीय सूत्र। अब इस एल का इस एल में गुणा हो गया तो एल स्क्वायर हो गया, हुआ ना ये एल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखते हैं ये जो समय, ये वाला समय जो चल रहा था उसका संकेत टी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर टी की घात ऋण 2 है और ये 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी ना, इसकी घात भी ऋण 1 फिर ऊपर हो जाएगी, तो ऋण 2 इसकी हुई है और ऋण 1 और इसमें आकर के उसमें ऐड हो जाएगी तो ऋण 3 हो जाएगी, है ना। यानी इसका विमीय सूत्र कितना बन जाएगा, शक्ति का एम एल स्क्वायर टी की घात ऋण 3, ये हुआ शक्ति का विमीय सूत्र। ठीक है। प्रतिबल का देखते हैं, तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, है ना, बल बटे क्षेत्रफल।
अब बल का विमीय सूत्र तो आपने निकाला ही है, ये निकाले हैं बल का विमीय सूत्र, है ना। तो इस बल के विमीय सूत्र की जगह पर यहाँ पर मतलब बल की जगह पर बल का विमीय सूत्र लिख दिया अपन ने, इतना ही है। और क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई यानी एल स्क्वायर, ठीक है ना। एल गुणित एल यानी एल स्क्वायर क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया। अब इस एल को आपको ऊपर ले जाना है, या ऐसा कहूँ कि पहले काट लीजिए। यहाँ पर एल है, यहाँ एल स्क्वायर यानी एल 2 बार है, तो एक एल इसका कट जाएगा, एक एल इससे कट जाएगा, यानी ऊपर बचा देखिए एम बचा, ये एल तो कट जाएगा ना, ये वाला एल कट जाएगा यहाँ से, इसकी घात 2 लगी इससे, है ना। तो यहाँ कितना बचा एम, और यहाँ बचा टी की घात ऋण 2, और नीचे जो बटे में है वो कितना आएगा, केवल एल भर बचा ये, ठीक है। अब इसको फिर ऊपर आपने कर दिया तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल की घात क्या है 1, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी ऋण 1, ये हुआ ना। और बाकी चीज़ों का त्यों लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, इसका प्रतिबल का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है ना। देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है सूत्र प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल का आपने ये निकाला है, ये विमीय सूत्र, प्रतिबल की जगह पर आपने ये लिख दिया ये। और आप कहेंगे सर याद नहीं आ रहा है तो प्रतिबल का विमीय सूत्र, तो भाई फिर तोड़ना पड़ेगा। प्रतिबल बराबर लिखिए बल बटे क्षेत्रफल, फिर बल को लिखिए द्रव्यमान गुणित त्वरण, ऐसे करके तोड़ते चलिए। कहाँ तक तोड़ना है, जब तक कि सभी मूल राशियाँ ना आ जाएं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं प्रतिबल का विमीय सूत्र, हमने ये निकाल लिया था ये, तो प्रतिबल का विमीय सूत्र ये लिख दिए। अब विकृति विमाहीन राशि अभी आपने पढ़ाई है, तो विमाहीन राशि यानी m0 l0 t0 सबकी विमाहीन नहीं रहेंगी, 0 0 0 रहेंगी, तो विकृति में तो अपन ने ऐसा लिख दिया। कुल मिलाकर के अब इसका प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र वही आएगा जो प्रतिबल का होगा, ये इतना ही होगा, है ना। क्यों किसी भी संख्या की घात 0 होती तो उसका मान 1 होता है, यानी ये सब 1 हो जाएंगे, 1 गुणित 1 गुणित 1 यानी बटे में 1 आएगा, इसलिए इतना ही इसका विमीय सूत्र होगा। अब आपको बात तो सब समझ में आ रही होगी कि विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करना है। मैं समझ रहा हूँ आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, है ना, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, ये सूत्र कैसे याद रहें। तो बिल्कुल अब इसके लिए है तो समस्या, पर ये प्रैक्टिस से आपको तैयार हो जाएंगे। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये सारणी बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भौतिक राशियों की देखिएगा, ये सारणी जो है कि कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र दिए गए हैं और यहाँ उनके SI मात्रक दिए गए हैं, है ना। तो इस सारणी की सहायता से ये जो सूत्र बेसिक सूत्र दिए गए हैं, है ना, इनको आपको तैयार कर लेना। ये बेसिक सूत्र हैं, है ना, जैसे घनत्व, वेग, त्वरण, संवेग, बल, कार्य, शक्ति, दाब, प्रतिबल, इन सभी के जो बेसिक सूत्र हैं इनको आपको तैयार कर लेना है। और जब ये याद रहेंगे आपको तो विमीय सूत्र निकालते बनने लगेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर याद कैसे हों, तो भाई ये प्रैक्टिस से होते हैं। और जब इन राशियों का अपन आगे चल कर के अध्ययन करेंगे डिटेल से, पूरी फिजिक्स में यही तो पढ़ना है ना, तो इनके सूत्र भी याद आ जाएंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि सारणी तो आप सभी की बुक में है, लेकिन फिर भी आप लिखें, और लिखें 1 2 बार 3 बार पढ़ लें, तो जब लिखेंगे और पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सूत्र जरूर आपको ध्यान में रहेंगे। तो इसलिए विमीय सूत्र निकालते बनने लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ विमीय सूत्र आपको तो बिल्कुल दिमाग में रखना है, जैसे घनत्व का, वेग का, त्वरण का, संवेग का, बल का, कार्य का, है ना, क्षेत्रफल का, शक्ति, दाब, प्रतिबल, इनके विमीय सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सारणी जो हम बता रहे हैं, ये सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कुछ और ऐसी विशेष राशि होती हैं विद्यार्थियों जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं। ये बल्कि प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसके विमीय सूत्र समान है। तो ये सारणी बना करके हम आपको बता रहे हैं, इस सारणी को भी अलग से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी भौतिक राशि दी हैं इनकी सभी के विमीय सूत्र समान हैं। अब विद्यार्थियों अपन जानेंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए, या प्रश्न आ जाता है विमीय समीकरण के अनुप्रयोग लिखिए। तो पहला अनुप्रयोग है, ये आप नोट कर लीजिएगा। पहला उपयोग है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, ठीक है। दूसरा है भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना, और तीसरा है एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलना, और चौथा है भौतिक राशियों की मात्रक को ज्ञात करना।
तो ये 4 अनुप्रयोग होते हैं, इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम इन चारों उपयोग पर आधारित एक एक प्रश्न आपको समझाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले अनुप्रयोग पर आधारित ये प्रश्न है कि समीकरण t इक्वल टू 2π√L/g की शुद्धता की जांच करना। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल t, आवर्तकाल यानी समय, तो समय की विमा क्या होगी t, है ना, t उसका संकेत होगा और इसकी विमा, समय की विमा t हो गई। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य सबसे पहले क्या आवश्यकता होगी कि जो भौतिक समीकरण में जो पद आए हुए हैं इनके सभी की आपकी विमा आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो t की विमा हो गई t। फिर दूसरा प्रभावकारी लंबाई l, प्रभावकारी लंबाई l, है ना। तो l लंबाई मीन्स लंबाई, तो लंबाई की विमा हो गई l। फिर है गुरुत्व, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा, जो त्वरण की विमा होती है वही गुरुत्वीय त्वरण की विमा होगी, तो त्वरण की विमा हो जाएगी L(t)(-2)। निकालते नहीं बनती तो आप निकाल लीजिएगा। त्वरण यानी वेग परिवर्तन की दर यानी वेग बटे समय, फिर वेग को तोड़िएगा तो दूरी बटे समय, तो समय 2 बार हो जाएगा तो इसलिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो t(-2) हो जाएगी, है ना, यानी कि जी की विमा हो जाएगी L(t)(-2)। ठीक है, और 2π विमा ही राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी भौतिक समीकरण शुद्ध कब होगा, जब उसका बायां पक्ष, उसकी बाएं पक्ष और उसके दाएं पक्ष की विमा समान होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाएं पक्ष, तो बाएं पक्ष में क्या है t, तो t की विमा तो t ही होगी, यानी यहाँ पर m नहीं है तो m0, l नहीं है तो l0 और t है तो इतना, यानी बाएं पक्ष की विमा या विमीय सूत्र बाएं पक्ष का ये हो गया। अब दाएं पक्ष की विमा निकालते हैं, तो दाएं पक्ष में देखो 2π विमाहीन राशि, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट लगाए अपन ने, ये लगा दिए। अब l, प्रभावकारी लंबाई l की विमा l, और गुरुत्वीय त्वरण g की विमा आपने इतनी निकाली थी, ये लिख दिए। अब इस l से ये वाला l कट गया, ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी एक तो बचा ना, है ना, एक बचा ना, और बटे में ये l कट गया है, तो कितना बचा यहाँ पर t(-2). अब इसको आप ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए t(-2) को, तो ऊपर ले जाएंगे तो t(-2) हो गई, है ना। अब वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, यानी यहाँ पर मात्र बचा t। अब यहाँ m है क्या, नहीं है तो m0, l नहीं है तो l0 और t है। तो अब देखिए जितना ये आया बाएं पक्ष की विमा आई उतनी ही दाएं पक्ष की विमा आ गई, तो हम कहेंगे कि चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। अगर दोनों पक्षों की विमा बराबर नहीं आती तो हम कहते समीकरण शुद्ध नहीं है। तो आपको ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इसको समझा दिया। अब आपको ये होमवर्क के तौर पर है, आप जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर दिया s बराबर ut प्लस हाफ at², दूसरा v बराबर at प्लस u या u प्लस at, बातें किए, यानी गति के तीनों समीकरण हमने दिए हैं यहाँ पर, और v² बराबर u² प्लस 2as, इसकी शुद्धता की जांच कीजिए। तो इनको आपको चेक करना है और करके बताइएगा कमेंट करके कि बने आपसे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब चलिए आगे देखते हैं। अब 7वां क्वेश्चन दूसरे अनुप्रयोग पर आधारित है, संबंध याद करने पर। वायु में ध्वनि का वेग v, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक e और उसके घनत्व d पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से ध्वनि के वेग यानी v हेतु सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यहाँ पर v, e और d इनमें संबंध स्थापित करना है। तो हम माना v अनुक्रमानुपाती e की घात a और d की घात b। यहाँ a और b यहाँ पर ये अचर राशि हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटता है तो आप ये जानते हैं क्या आ जाता है, एक नीतांक, तो नीतांक लगा दिए k, तब यहाँ पर भी बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये रूल्स होता है इतना। ठीक है, यहाँ आपको प्रश्न में ही दे दिया कि v क्या है, e क्या है, d क्या है ना। ध्वनि का वेग, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक और ये माध्यम का घनत्व है। तो इसको आपने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। क्लियर है ना। तो जिनके बीच में संबंध ज्ञात करना उसमें से किसी एक, जिसके लिए सूत्र ज्ञात करना लिखा भी ना v के लिए सूत्र, तो v लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, e और d राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। दोनों को अनुक्रमानुपाती से कर दीजिएगा। यहाँ 2 राशि है तो इनकी घात a और b लगाए, 3 राशि होती तो a b c चलता है ना, ऐसा चलता है ये। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर तीनों राशि 1 2 3 v, e और d, यानी वेग और प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व, तीनों का आपको क्या मालूम होना चाहिए, विमीय सूत्र या विमा मालूम होगी। तो विमीय की v की विमा यानी वेग की विमा L(t) की घात -1 है ना, यहाँ पर -1 है। ठीक है, t की घात -1। ठीक, अब यहाँ पर e की विमा ये हो गई। ठीक है, d की विमा ये लिख दिए, सबकी विमा लिख दिए।
अब ये जो है ना समीकरण एक में आपको v, e और d की विमा लिखना है। तो देखिए जहाँ v लिखा है तो वहाँ v की विमा ये वाली लिख दी है, ठीक है ना। फिर k तो विमाहीन राशि है, k को छोड़ें। e तो e लिखा है, e की विमा ये निकालें प्रत्यास्थ गुणांक की, ये अपन ने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर घात a लगी थी तो a लगे रहने दें। फिर इसके बाद यहाँ d, तो d यानी घनत्व, तो घनत्व की विमा ये लिखी हुई तो ये आपने यहाँ पर लिख दी है। घात यहाँ b लिखी थी तो लिखे रहने दें। अब आप कहेंगे कि सर ये नहीं है याद, तो आपको रफ में अलग से कहीं निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब क्या होगा, यहाँ घातांक नियम लगेगा। ये जो घात है ये कोष्टक के अंदर जो ये सब है ना, इन सभी की घात है, और घात पर घात होती है तो उनका गुणा हो जाता है, ये आप जानते हैं ना। यानी a m की भी घात है, तो यहाँ हो गया m की घात a, जो a है इसकी भी घात है, तो यहाँ पर -1 था, a का और गुणा हुआ तो -a हो गया। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा t की घात -2 और ये वाला a, आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए b यहाँ भी आ गया तो m की घात b, और b का इसमें भी गुणा होगा तो -3b, ठीक है ना। तो ये लाइन क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। इसके बाद बीच में काय का चिन्ह है इनटू, यानी इनका गुणा इसमें करना है। तो क्या नियम चलता है, आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। x की घात m इंटू एक्स की घात n बराबर x की घात m प्लस n, ये सूत्र पढ़े हैं आपने, है ना। तो यहाँ देखिए m की घात a है और यहाँ m की घात b है, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, इन दोनों का, ठीक है ना। m की घात a और m की घात b का, तो गुणा करने पर इनकी घातें जुड़ जाएंगी, यानी हो जाएगी इसकी घात a और इसकी घात b, यानी a प्लस बी, m की घात a प्लस बी, ठीक है। इसी प्रकार l की जो भी घात है यहाँ पर और l की यहाँ जो भी घात है, गुणा करेंगे तो ये घातें जुड़ जाएंगी, यानी हो जाएगा l की घात -a -3b। अब t तो यहाँ बस है, यहाँ तो है ही नहीं है, तो t की जो घात यहाँ पर थी -2 है, इतना यहाँ हो गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर m, l और t के पद में व्यंजक चल रहा आगे आ रहा है, और यहाँ पर m है नहीं है, तो m है नहीं तो भाई वहाँ पर आप m की घात 0 कर लीजिए यहाँ पर, जिससे तुलना करने में आसानी जाएगी। अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे, यानी विमीय समांगता के सिद्धांत से कि अगर कोई भी भौतिक समीकरण है तो उसमें दोनों पक्षों में समान पदों की विमाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर इसकी विमा कितनी है, m की विमा a प्लस बी, और यहाँ पर कितनी है 0, तो समीकरण बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कितना है, l की विमा कितनी है -a -3b, और यहाँ कुछ नहीं तो इसकी घात 1 मानेंगे, है ना। तो क्या बनेगा अगला समीकरण, -a -3b इक्वल टू 1, है ना, ये बना। फिर अगला समीकरण t वाले पद से तुलना करेंगे घात की, है ना। तो यहाँ इसकी इस t की घात कितनी है, -2a, है ना, -2a, और यहाँ पर कितनी -1, तो -2a इक्वल टू 1। ये समीकरण 2, 3, 4 अपन ने इसको डाल दिए। अब इनको अपन को हल करना है और a और b के मान ढूंढना है। अब इसको आप किसी प्रकार से हल कर सकते हैं, 10th में पढ़े ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के तरीके। आप और भी जो सरल तरीका अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखें, पहले a का मान फट से निकाल लिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल, कट गया, 2a बराबर a, तो इसलिए a बराबर बटे में 2 चला गया, तो a बराबर 1/2, a बराबर 1/2 आ गया। अब ये मान कहाँ भर दें, इस वाले समीकरण भर दें, a का मान यहाँ पर, तो पक्षांतर करेंगे तो b का मान फट से आ जाएगा। तो वही हमने लिखा कि ये बराबर 1/2, यह मान समीकरण 2 में इसमें रखने पर यहाँ पर रख दिए 1/2 धन b बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो 1/2 यहाँ चला जाएगा, यानी b बराबर -1/2, ये b का मान आ गया। अब आपके पास a का मान मिल गया और b का मान आ गया, तो a और ये b का मान इस समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर। तो समीकरण 1 में a और b के मान रखने पर, तो देखिए v बराबर k लिखा ना, k लिखे रहती है, e की घात a, तो e की घात a का मान कितना है 1/2 लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा है d की घात कितनी b, तो d की घात b का मान रख दें, b का मान है -1/2, आया समझ में। अब यहाँ पर देखें इसकी घात कितनी है, माइनस में है, d की घात माइनस में है 1/2, तो इसको अगर हम बटे में कर दें तो प्लस में हो जाएगी ना, इसको बटे में कर दें तो प्लस में हो जाएगी। तो हमने e की घात 1/2 के बटे में d की घात 1/2 कर दिया, तो प्लस में हो गई। अब 1/2 घात e के ऊपर भी है, d के ऊपर भी है, तो हमने उठा करके पूरे के ऊपर 1/2 घात लगा दी, ठीक है ना। अब घात 1/2 यानी करनी घात है 1/2, तो इसका मतलब हो जाता है अंडर रूट, तो इसका मतलब हुआ अंडर रूट यानी वर्गमूल। तो ये सूत्र बन गया v बराबर k अंडर रूट e/d,
यही संबंध है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपको करना होमवर्क के तौर पर है। जैसे अभी हमने 7वां समझाया वैसा ही है। ठीक है, इसमें संबंध ज्ञात करने वाला, तो इसको आप लोग कीजिएगा। 9वां हम देखते हैं कि कार के मात्रक जूल को अर्ग में बदलना है। ठीक है, तो इस मात्रक को बदलने के लिए हमको जो भी भौतिक राशि के मात्रक बदलना है उसका क्या मालूम होना चाहिए, विमीय सूत्र मालूम होना चाहिए। तो कार्य को बदलना, कार्य की मात्रक को बदलना है तो कार्य का विमीय सूत्र होता है m l स्क्वायर t की घात -2। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप याद कर लीजिए। अब इसको जूल को अर्ग में बदलना है, जूल को अर्ग में बदलना है। दो विधियां, ये विधि हमको ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए हम इस विधि से बता रहे हैं। तो बस जूल को अर्ग में बदलना है, तो यहाँ पर ने लिख दिया 1 जूल, 1 जूल। अब ये इसका रोल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर m यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक। अब एसआई क्यों ले रहे हैं, जूल कौन सा मात्रक कार्य का, एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर आपको पूरे एसआई मात्रक शुरू में लिखना है। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम, तो एक यहाँ 1 जूल लिखिए तो सब एक एक कर दीजिए, तो 1 किलोग्राम। यहाँ पर क्या लिखा है, लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो 1 मीटर, है ना। समय, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, तो 1 सेकेंड, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड। अब इसके ऊपर जो घातें लगी थी वो आप लगा दीजिए, यहाँ घात 2 है, यहाँ ऋण 2 है, लगा दीजिए। ठीक है, ये लाइन तो बहुत आसान है। अब इसके बाद हमको ये देखना कि बदलना काय में है, बदलना सीजीएस में, तो किलोग्राम एसआई में है, तो उसको सीजीएस में बदलने के लिए क्या मात्रक हो जाएगा, ग्राम, है ना। मात्रकों की पद्धति पहला वीडियो बनाए हमने, उसको देख लीजिएगा अगर डाउट लग रहा हो तो यहाँ पर 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। इसी प्रकार मीटर को अपन ने बदल दिया सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सीजीएस मात्रक ला रहे हैं ना सबके। तो यहाँ पर ये ऐसा ही था, इसको हमने सेंटीमीटर यानी मीटर को सेंटीमीटर यानी सीजीएस में कर लिया, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और समय का मात्रक एसआई या सीजीएस दोनों में सेकेंड ही होता है, इसलिए ज्यों कहते हो। अब यहाँ देखिए, इसमें कितना लिख सकते हैं, 1000 को कितना लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10 3 बार, है ना। तो इसको हमने लिख दिया 10 की घात 3। और इसको कितना लिख सकेंगे, 100 को कितना लिख देंगे, 10 गुणित 10 2 बार यानी 10 की घात 2। लेकिन ये वाली घात कहाँ जाएगी, ये तो ऊपर रहेगी, है ना, ये लिख दिए। और ये वाला एक ये लिखे हैं, यानी संख्या वाले भाग को शुरू में संख्यात्मक भाग लिख दिए, और मात्रात्मक भाग यानी ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड इसको पीछे कर दें। तो ग्राम ये लिखा, सेंटीमीटर की घात 2, सेकेंड की घात ऋण 2, ये बना करके पीछे लिख दिए। अब इसको आपको हल करना बस है। यहाँ देखिए, घात पर घात होता है तो उनका गुणा हो जाता है, तो 10 की घात 4, 10 की घात 4, इतना कितना है, 10 की घात 4 ये लिख दिए, 10 की घात 3 ये है। अब फिर आधार समान है ना, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 3 7 हो जाएगा। और ये सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक, ये पूरे सीजीएस पद्धति में आ गए ना, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग। तो इतने पूरे की जगह पर लिख दिए अर्ग, यानी 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। आया समझ में। अब आपको प्रैक्टिस के लिए हम प्रश्न दे रहे हैं 10वां कि 1 न्यूटन को डायन में बदलिए। न्यूटन काय का मात्रक होता है, बल का, है ना, तो बल की मात्रक न्यूटन को डायन में बदलिए। ठीक है, और फिर 11वां क्वेश्चन भी आपको करना है। पानी का घनत्व कितना है, प्रश्न में दिया है, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है ना। अब इसे एसआई पद्धति में बदलिए, पूरा सीजीएस में है, इसको काय में बदलना है, एसआई पद्धति में बदलना है, ज्ञात करना है। तो 10वां और 11वां क्वेश्चन आपको करना है, और यदि कोई परेशानी जाती है तो जरूर बताएं, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है, विमीय विधि से इसका मान किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम पहली विधि से बता देते हैं। अभी हमने मात्रा को बदलने की एक दूसरी विधि बताई थी, यहाँ हम आपको एक और विधि बता देते हैं, जो विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक राशि क्या है, वेग, तो वेग का क्या मालूम होना चाहिए, विमीय सूत्र, ये दोनों में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, विमीय सूत्र लिख दिए, यहाँ पर ये ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी कहलाएगा, यानी द्रव्यमान के जो विमा है वो ए का मान हुई, तो ए बराबर 0, है ना। और यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना, एल, तो एल की विमा क्या कहलाई, 1, तो यानी बी बराबर 1, और यहाँ पर कहलाएगा ये सी का मान, तो सी बराबर ऋण 1 कहलाएगा। ये ए बी सी निकाल लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ m1 बटे m2, L1 बटे L2, T1 बटे T2 ज्ञात करना है। अब ऊपर जो 1 1 1 जो लिखे हैं ये क्या होंगे, ये पहली पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के
मात्रक होंगे। और जो m2 l2 t2 ये द्रव्यमान, लंबाई और समय के दूसरी पद्धति में मात्रक होंगे। पहली पद्धति कौन, जो इस प्रश्न में दी गई है। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, तो मीटर और सेकेंड, तो मीटर सेकेंड, मीटर कौन सी पद्धति में मात्रक है, एसआई पद्धति में है ना। तो यानी कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, तो ऊपर आप लिखेंगे किलोग्राम, ठीक है। लंबाई में यहाँ पर लिखेंगे मीटर और समय में लिखेंगे सेकेंड, पहली पद्धति। और दूसरी पद्धति में यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो यहाँ पर किलोमीटर कहाँ प्रभाव डालेगा, लंबाई में प्रभाव डालेगा ना। तो यहाँ लंबाई में जो दूसरी पद्धति मात्रक है L2, तो L2 में यहाँ पर क्या लिखेंगे, किलोमीटर। बाकी द्रव्यमान का तो कोई रोल ही नहीं है, तो द्रव्यमान का ऊपर किलोग्राम था, नीचे भी किलोग्राम कर दीजिए। और समय में प्रभाव डालेगा, क्योंकि समय यहाँ पर घंटा में दिया गया है ना, और यहाँ पर सेकेंड में दिया गया था। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, यहाँ पर T2 यानी दूसरी पद्धति में समय का मात्रक, तो यहाँ लिख देंगे अपन, ऊपर लिखा है 1 सेकेंड, तो नीचे लिख देंगे 1 घंटा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम से समझ लो एक प्रकार से कैंसिल हो गया, तो 1/1 1 हो गया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, ये दोनों को एक करना पड़ेगा। ये ऊपर मीटर लिखा है, इसको भी मीटर करना पड़ेगा, तो ऊपर मीटर तो है ही है। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 1000 मीटर होता है, तो आपने यहाँ लिख दिया 1000 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीटर से मीटर एक प्रकार से कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/1000। ऐसे यहाँ पर ये जो घंटा यहाँ दिया गया है, तो घंटे को काय में बदलना पड़ेगा, सेकेंड। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए 60 × 60 करेंगे, तो जो घंटा है वो काय में बदल जाएगा, सेकेंड में, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों मात्रक सेम आ गए, सेकेंड में ये कर दिए, ठीक है। और अब जब इतना आ गया है, तो अब आपको ये सूत्र का प्रयोग करना है, इस सूत्र का प्रयोग करना है। ये सूत्र है N2 = N1, फिर M1/M2 A, फिर गुणित L2/L1 घात B, फिर T1/T2 और घात C, ठीक है। ये करना है। अब यहाँ N1 और N2 क्या है, N2 है दूसरी पद्धति में मान, दूसरी पद्धति मान ये ज्ञात करना है अपन को, किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है ना। और इसका संख्यात्मक मान कितना है पहली पद्धति में, N1 यानी संख्यात्मक मान पहली पद्धति में, तो कितना है 332, तो 332 ये लिख दिए। M1/M2 का मान कितना आ गया था, 1/1, ये लिख दिए। A यानी ये, ठीक है, 0, ठीक है। L1/L2 का मान कितना आ गया था, 1/1000, 1/1000। B, ये B, तो B का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए। अब यहाँ T1/T2 कितना आ गया था, इसका मान 1/60 × 60 इतना आ गया था, और घात C, तो C का मान कितना है, -1 इतना। इसका आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना बाकी है। 332 लिखे रहने दें, किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है, 1 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, सेम, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए, हाँ यहाँ आप समझ लें, ये घात ऋण में है, तो इसको हम पलटा देंगे तो इसकी घात धन में हो जाएगी, यानी 60 × 60 को हमने ऊपर कर दिया, 60 × 60, और 1 को नीचे कर दिए, तो इसलिए इसकी घात खत्म, जो ऋण थी तो हट गई। अब इसको आपको काटना है, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या करना है, 332 में ये वाले 6 का गुणा करना है, और ये वाले 6 का गुणा करना है। 332 × 6 × 6, और बटे में क्या बचा हुआ, केवल 10, ये, तो इनका तीनों का गुणा करेंगे, 332 और 6 और ये 6 का, तो आ जाएगा 11,952, और बटे में 10 लिखा है, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ 10 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1195.2। अब ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये एक तरीका था, और दूसरा तरीका भी हमने जो बताया था उससे भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है वान डेर वाल्स गैस समीकरण। ये वान डेर वाल्स गैस समीकरण होता है P + A/V² × V - B = RT। वान डेर वाल्स समीकरण कहलाता है। आपको इसमें ज़्यादा अभी परेशान नहीं होना है, ये है समीकरण, ये आपके कोर्स में आगे आएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप क्या कहा गया इसमें मुख्यतः कि ये जो A है और ये जो B है, इसकी विमा ज्ञात करो। A और B जो नियतांक है, इनकी विमा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बहुत सरलता से किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया टाइप से दिखा था। विमीय समांगता के सिद्धांत से अपन इसको हल करेंगे। विमीय समांगता का सिद्धांत ये भी कहता है कि समान विमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा जा सकता है, और या उन्हीं को घटाया जा सकता है। फिर से बता दूं, विमीय समांगता के सिद्धांत से जिनकी विमा समान होती हैं
ऐसी ही भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो P में ये वाला पद जोड़ा हुआ है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी जो विमा होगी वही इसकी विमा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ा गया, तो समान विमा वाली राशि को ही तो जोड़ा जा सकता है। और जो V की विमा होगी वही B की विमा होगी, क्योंकि V में B को घटाया गया है। ठीक है, तो वही बात हमने लिख दिया कि इसलिए P और A/V² की विमा समान होगी, इसी प्रकार V और B की विमा समान होगी। तो भाई A/V² की विमा बराबर P की विमा। ठीक है, अब यहाँ पर A की विमा ज्ञात करना है, तो A लिखे रहने दें यहाँ पर, और V² का यहाँ तिर्यक गुणा कर दें। तो P लिखा है, V² यहाँ गया, तो आ जाएगा P गुणित V² की विमा। ठीक है, अब P क्या है? दाब है, तो दाब का विमीय सूत्र आपने लिख दिया, और V क्या है? आयतन है, तो आयतन का विमीय सूत्र लिख दिया। अब घात यहाँ 2 है, तो 2 लगे रहने दें। अब इसको आप हल कर दीजिए, उत्तर आने वाला है, बस समझिए। अब कैसे हल कर देंगे भाई? ये जो घात है यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, तो समान घात मतलब गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ m की घात 1 है, कुछ नहीं यानी 1, यहाँ 0 है, तो m की घात 1 हो जाएगी। और यहाँ पर ये 6 है, और यहाँ ऋण 1 है, तो जोड़ने पर घट जाएगा ना, जोड़ेंगे धन ऋण की संख्या तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5। और यहाँ t की घात 0, यहाँ ऋण 2, तो यानी t की घात ऋण 2। इतना हुआ, ये क्या आ गया? ये आंसर आ गया, A की विमा आ गई। अब इसी प्रकार चलिए देखते हैं B की विमा निकालना। तो B की विमा काय के बराबर होगी? जो B की विमा होगी वही V की विमा होगी। B की विमा बराबर V की विमा, तो B की विमा V की विमा, तो V यानी क्या? आयतन, तो आयतन की विमा क्या होगी? m0 L की घात 3 और T की घात 0। क्यों होगी? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित तो चाहे 3 बार L आता है ना, तो V की विमा ये होगी। तो कुल मिलाकर के B की विमा ये आ गई, ये आंसर ये, और A की विमा हो गई। तो विद्यार्थी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक और प्रश्न बचता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो यहाँ अपन ये जानेंगे सीमाएं में कि कहाँ पर इसकी कमियां, यानी विमीय विश्लेषण ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं विमीय समीकरण वाला, तो कहाँ पर इसकी कमियां हैं, क्या क्या इसकी सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। तो पहला ये है कि इस विधि द्वारा प्राप्त व्यंजक में आने वाली विमाहीन राशि है तो या कोई नीतांक है, तो उसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है ना, जैसे अनुपातिक नीतांक वगैरह आ जाते हैं। और इस विधि में मुख्यतः जो भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय इत्यादि पर निर्भर करती है, उनका तो मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन कुछ और भौतिक राशियाँ होती जो इन पर निर्भर नहीं करती बल्कि अतिरिक्त परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं, उनका मान इसकी सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सकता। फिर इस विधि द्वारा कई बार जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लघुगणकीय फलन होते हैं, तो उनका मान वैसे समीकरण भी नहीं ज्ञात किए जा सकते। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये विमीय विश्लेषण की सीमाएं हैं, तो ये भी आपको परीक्षा में अक्सर करके आती रहती हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज के वीडियो में पूरा चैप्टर आपके लिए कवर कर दिया। एक ही वीडियो में, थोड़ी लंबा जरूर था, लेकिन पूरा आपको हमने एक एक चीज़ इस वीडियो में बताई है। अब यदि चाहते हैं आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करेंगे यदि, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे और पूरी फिजिक्स इसी तरीके से आपको पढ़ा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट आपका हमारा हौसला बढ़ाता है। और बस यही बात कहेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें। और अब आपका 10th का रिजल्ट आ गया है, जी जान से 11th में लग जाइए। यदि 11th बहुत अच्छी रहेगी तभी आप 12th में कमाल कर पाएंगे। तो यदि 12th में कमाल करना है तो अभी से लगे, क्योंकि आने वाला समय प्रतियोगी परीक्षाओं का है। यदि 11वीं और 12वीं मजबूत नहीं होगी तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।